नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। तो प्यारे साथियों, क्या है कि आज जो सोइल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, मृदा घनत्व, या यूं कहें इंग्लिश में कह सकते हैं सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि हर बार, चाहे कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो या डब्ल्यू का एग्जाम हो, WRO का एग्जाम हो, हर बार क्वेश्चन आता है। या तो आपसे क्या है, स्थूल घनत्व पूछ लेते हैं, या हम कण घनत्व पूछ लेते हैं, या इसके अलावा क्या है, आपसे रंध्रावकाश पूछ लेते हैं। पार्टिकल डेंसिटी और सॉइल बल्क डेंसिटी देकर आपसे रंध्रावकाश पूछ लेते हैं। तो आज क्या है, तीनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले घनत्व निकाला कैसे जाता है यह समझना है, और घनत्व होता क्या है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, डेंसिटी की डेफिनेशन देखें पहले। घनत्व किसी भी वस्तु के एक इकाई आयतन के भार को द्रव्यमान भी कह सकते हैं। भार को उसका घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व, यानी वो कितना की डेंस है। अब समझ में आ गया। डेंसिटी किसे कहते हैं? घनत्व किसी भी वस्तु के एक इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं? उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। कौन कौन सी? पहली तो उसका भार। क्या चाहिए? उसका भार, इंग्लिश में कहते हैं वेट। इसके अलावा इसे मास भी कहते हैं। मास का मतलब द्रव्यमान। पहली चीज तो हमें ये चाहिएगी। दूसरी हमें क्या चाहिए? महत्वपूर्ण चीज है उसका आयतन या वॉल्यूम। समझ रहे हो मेरी बात? द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? पहली तो उसका वेट, दूसरा उसका आयतन। अब द्रव्यमान कहते किसे हैं? यानी इस आयतन के भार को, समझ रहे हो मेरी बात? आयतन के भार को द्रव्यमान कहते हैं। निकाला कैसे जाता है? जैसे मान के चलो हमारे पास एक गिलास है। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे पास एक गिलास है, सिलेंडर का आकार का होता है गिलास। तो हम क्या है, उसमें कोई भी पदार्थ डाल लेते हैं। कोई भी पदार्थ, चीनी, नमक, घी, तेल, शक्कर, कोई भी पदार्थ हमें उस गिलास में डाल लेते हैं, और हम क्या करते हैं? भार नोट करते हैं। क्या करते हैं? भार लेते हैं। मान के चलो उसका भार है कितना आया? 200 ग्राम। 200 ग्राम उसका भार आया। अब हमें क्या है, भार हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? आयतन। और आयतन कैसे निकालते हैं? या तो आप क्या है, इस सिलेंड्रिकल जो बेलनाकार वस्तु है, इसका आप आयतन फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा कौन सा है? दूसरा इसमें ब्यूरेट से आप क्या है, पानी डालकर देख सकते हैं। हम ब्यूरेट से पानी डालते हैं तो हम नोट करते हैं रीडिंग को, और रीडिंग नोट करने पर हमें क्या पता चलता है कि इसने कितना पानी इसमें समाहित किया। समझ रहे हो? हमने पहले इसमें वस्तु डाली और समतल किया, उसको तोला, उसके बाद में हमने इसमें क्या है, पानी डाल लिया। और या हम क्या करते हैं, इसका आयतन के द्वारा सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। 1 ml, देखो प्यारे बच्चों, 1 ml बराबर क्या होता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन होता है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि एक और एक। समझ रहे हो मेरी बात? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना पानी आता है? 1 ml। कितना आता है? 1 ml। समझ रहे हो मेरी बात? अब हमें क्या करना है? या तो इस सूत्र से आप आयतन निकाल लें, या क्या है,
ऐसे आयतन निकालने। आयतन मानो आपके पास क्या आ गया, आयतन आ गया आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व ज्ञात करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला उसका भार, दूसरा उसका आयतन। हमने भार ज्ञात कर लिया और आयतन ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, फार्मूला लगाना है। कौन सा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? अब क्या है, मास, डेंसिटी निकालने के लिए मास क्या है हमारे पास, 200, ठीक है, 200 ग्राम, ठीक है। इसमें आयतन यानी वॉल्यूम का भाग देंगे, कितना, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब बताओ डेंसिटी कितनी है, कैलकुलेट करो। 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब मोटा मोटा आप समझ गए कि डेंसिटी किसे कहते हैं। डेंसिटी कहते हैं ये किसी वस्तु के एक इकाई आयतन के भार को उसका क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व। अब देखें कि सोइल डेंसिटी क्या होती है, मृदा घनत्व या सोइल डेंसिटी, मृदा घनत्व या सोइल डेंसिटी। अब जब हम किसी वस्तु का ज्ञात कर रहे थे, अब वही वस्तु क्या हो गई, सोइल हो गई। तो क्या है, एक इकाई मृदा के आयतन के भार को उसका मृदा घनत्व कहते हैं। यानी वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम। सबसे आसान जो डेफिनेशन है यही है, मृदा के एक इकाई आयतन के भार को उसका क्या कहते हैं, मृदा घनत्व कहते हैं। अब मृदा घनत्व में मात्र जो यूनिट्स है उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कौन कौन सा, कि जो सोइल डेंसिटी है ना, उसको हम काउंट कैसे करते हैं। काउंट करने के लिए यूनिट क्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं, या तो हम लेते हैं mg पर मीटर क्यूब, या लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्राम पर सीसी, या हम लेते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये तीन हम इकाई लेते हैं, तीन इकाई लेते हैं। तीन इकाई में क्या है कि ग्राम पर सीसी का मतलब क्या होता है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है? दूसरी जो इकाई है, यानी सब एक सी इकाई है, हम एरिया के हिसाब से, आयतन के हिसाब से अलग अलग बना रखा है। ये सेम ही है, कभी कभी यही अधिकतर यही पूछे, सी को क्या कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये कौन सी है, ग्राम क्यूबिक, ये भी तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूब लगी है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है mg पर मीटर क्यूब। अब mg का मतलब यहां मिलीग्राम न होकर क्या है, मिलीग्राम न होकर क्या है, मेगाग्राम। मेगाग्राम क्या है, क्यूबिक मीटर। तीन इकाई है, आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। याद इसलिए रखनी है क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये तीनों देकर आपसे पूछ ले, निम्न में से मृदा घनत्व या ऐसे कह लें बल्क डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी की इकाई या किस में ज्ञात की जाती है, तो हमें तीनों देकर नीचे चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उपरोक्त सभी ऑल करना है। ठीक है, तो ये आपको गांठ मान लेनी है। अब देखते हैं, हमने घनत्व जान लिया, मृदा घनत्व भी जान लिया। अब हमें क्या करना है कि दो प्रकार की सॉइल डेंसिटी होती है।
सॉइल डेंसिटी। अब हम इसका विस्तार से बात करेंगे। तो सॉइल डेंसिटी दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी या यूं कहें इसे स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व, समझ रहे हो मेरी बात? बल्क डेंसिटी। और दूसरा कौन सा इसका प्रकार है? आप सबको पता है ये तो, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व। समझ रहे हो मेरी बात? सॉइल डेंसिटी, मृदा घनत्व दो प्रकार का होता है, एक तो स्थूल घनत्व और एक कण घनत्व। तो स्थूल घनत्व और कण घनत्व में फर्क क्या है? फर्क क्या है एक्चुअली में? बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब है हमने कोई माल है या कोई चीज है वो इकट्ठी उठा ली। अब जब हम कोई वस्तु बल्क में उठाते हैं तो आपको पता है उसमें कुछ काम की या अनावश्यक सामग्री भी निकल जाती है, या यूं कहें कि उनमें छोटी बड़ी चीजें भी जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की चीजें नहीं होती, कभी कभी उनमें क्या है कुछ खामियां पाई जाती है या कुछ अलग चीजें मिलती हैं। तो बल्क डेंसिटी में क्या है? बल्क डेंसिटी में क्या है कि मृदा का हमने क्या है, एक जैसे हमने रेत को उठाया, या यूं कहें रेत को हमने सीधा ही खुरच कर और जैसे गिलास में डाल लिया। तो आप उसमें मुझे ये बताएं कि हमने इस प्रकार से मृदा डाला है तो क्या उसमें आपको पता है रंध्रावकाश होंगे? बिल्कुल होंगे। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है? बल्क डेंसिटी क्या होती है? मृदा के एक इकाई, मृदा के एक इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं? स्थूल घनत्व। इसमें क्या है? इसमें रंध्रावकाश शामिल होते हैं। हमने ये जान लिया कि कोई वस्तु है, उसका हमने तोल निकाला और उसके आयतन से भाग दे दिया तो हमारे पास घनत्व निकल गया। अब ये स्थूल घनत्व में क्या है? हमने क्या है, मृदा को बल्क में उठाया। ठीक है, बल्क में उठाया। बल्क में उठाने से क्या हुआ? मृदा के साथ रंध्र भी आ गए। मृदा के साथ रंध्र भी आ गए। अब इन रंध्रों के समेत हमने क्या करना है? क्या करना है? ठोस प्लस रंध्र, इनका भार ले लेना है हमने। इनका भार ज्ञात कर लेना है और इनका आयतन ज्ञात कर लेना है। किस किस इक्विपमेंट में, किस यंत्र में हमने उस मृदा को लिया? जैसे गिलास में लिया हमने, गिलास में मृदा को भरा। अब उस गिलास का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करके और हम भार को आयतन से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्थूल घनत्व। समझ रहे हो मेरी बात? मृदा के एक इकाई भार को स्थूल घनत्व कहते हैं। मृदा के एक इकाई आयतन के भार को स्थूल घनत्व कहते हैं। इसमें रंध्रावकाश शामिल होते हैं। क्या होते हैं? रंध्रावकाश शामिल, पोर स्पेस। दूसरा इसका फार्मूला क्या है कि बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। समझ रहे हो मेरी बात? पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है अब और इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पार्टिकल डेंसिटी और ज्ञात कर लेते हैं। यहां बल्क का नाम लिया है, बल्क में ज्ञात करनी है। यहां पार्टिकल का नाम लिया है। पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल का मतलब क्या है? हमें सिर्फ ठोस ठोस भाग का पार्टिकल, प्रत्येक कण, कण का वेट और उसका आयतन से क्या करना है? हमें घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो पार्टिकल डेंसिटी में क्या, इसमें तो ठोस प्लस रंध्र, पार्टिकल डेंसिटी में ओनली ठोस का घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या है? मृदा के एक इकाई, मृदा के एक इकाई आयतन, मृदा के एक इकाई आयतन ठोस,
ठीक है, के भार को कण घनत्व कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? या यूं कहें, ठोस मर्दा के एक इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं? कण घनत्व कहते हैं। अब इसमें सिर्फ ठोस ठोस भाग लिया है। आप मुझे ये बताएं, गिलास में हमने मिट्टी ली और हमने एक तरफ तो ये इस प्रकार से मिट्टी उठाई ऊपर से और वेट किया, एक तरफ हमने क्या है, सिर्फ पार्टिकल को डाला, उसमें से रंध्रावकाश सब निकाल दिया, रंध्रावकाश भी निकाल दिया। तो आप मुझे ये बताओ, दोनों में से भार अधिक किसका होगा? बताओ। सिर्फ कणों को लेंगे, यानी हमने मान के चलो गिलास में ये भी डाला जिसमें रंध्र है और ये भी डाला जिसमें क्या है, सिर्फ कण है, तो भार किसका ज्यादा होगा? इसका, कण घनत्व का। यानी ठोस ठोस वाले भाग ज्यादा आएंगे ना, क्योंकि वहां रंध्रों ने उनका क्या है, रंध्रों ने कुछ आकार घेर रखा है, इसमें सिर्फ ठोस ठोस आएंगे, इसलिए ये ज्यादा भारी होती है। ठीक है, अब इनका फार्मूला क्या है? वेट ऑफ सोइल सॉलिड, ठीक है, सोइल सॉलिड एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। ठीक है, क्या है? ठोस मृदा का वजन और ठोस मृदा का आयतन। यहां क्या है? सिर्फ मृदा का प्लस जिसमें पोर स्पेस शामिल होंगे और उनका आयतन। अब समझ में आ गया मोटा मोटा? एक्चुअली क्या है, ये दोनों में फर्क होता है। हम सॉइल का कंपोजिशन देखते हैं ना, सबको पता है सॉइल के कंपोजिशन में क्या होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 45% क्या है, मिनरल्स। क्या है? 45% मिनरल्स। अब यहां देखें, 25% क्या होंगे? 25% एयर यानी वायु और 25% जल। अब मुझे ये बताएं कि इसमें ठोस भाग कितना है, ठोस भाग कितना है और रंध्र वाला भाग कितना है? आप मुझे बताएं, ठोस वाला भाग कितना है और रंध्र वाला भाग कितना है? हम सबको पता है कि 25% वायु, ये तो 25% वायु, इसमें तो आपको पता है सिर्फ वायु रहती है, और जल वाला भाग भी क्या है, एक रंध्र का भाग है। तो ये दोनों कहां पाई जाती है? ये रंध्रों में पाई जाती है, इसलिए 50% भाग तो सिर्फ रंध्रों ने घेर रखा है। तो कितना होगा? ठोस वाला भाग होगा 45 + 5, 50%। रंध्र वाला भाग होगा 25 + 25, 50%। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि ठोस तथा रंध्रों का अनुपात कितना होता है, सामान्यतः मृदाओं में ठोस तथा रंध्रों का अनुपात कितना हो, तो कितना होगा? काट के देख लो, 1:1। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, ये मृदा में 2 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, देख, ठोस और रंध्र, ठोस और रंध्र। इसलिए क्या है, जो सोइल डेंसिटी है ना, वो भी 2 प्रकार की पाई जाएंगी। एक तो कौन सी? जिसको रंध्र समेत और ठोस समेत दोनों को मिलाकर क्या है, घनत्व निकाल लिया। एक सिर्फ क्या है, ठोस का। इसका घनत्व कैसे निकालेंगे आपको पता है? एक ठोस का हमने घनत्व निकाल लिया। घनत्व कैसे? कि हमने घनत्व 2 प्रकार से होगा। एक तो सिर्फ ठोस का घनत्व है, एक सिर्फ ठोस प्लस क्या है, रंध्रों का घनत्व। अब समझ गए मेरी बात? अब आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा भारी कौन सा होगा? इन दोनों में से ज्यादा भारी कौन सा होगा? रंध्र है, तो रंध्रों ने भी तो 50% आकार घेर रखा है, इसलिए इनका क्या है, कण घनत्व से 50% ये बल्क डेंसिटी कम होती है। सामान्य मृदा की जो कण घनत्व है ना, सामान्य मृदा का कण घनत्व है वो होता है 2.66 ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना होता है। इसका 50%, ये सिर्फ ठोस ठोस का है, और इसमें अगर 50% रंध्र मिला दें तो क्या होगा, ये कितनी हो जाएगी, इसकी आधी कर लो, सामान्यतः 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्लियर हो गया ना, सब क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हम जो एक्चुअली में सोइल आपको पीपीटी के माध्यम से बताई जाए। मृदा घनत्व, मृदा के एक इकाई आयतन के भार को मृदा घनत्व कहते हैं। इनकी 3 इकाई होती है, किलोग्राम, मीटर क्यूब, ग्राम नहीं, mg, मेगाग्राम, मेगाग्राम क्यूबिक मीटर, और ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तीनों इसकी इकाई है, इनसे एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है। और सोइल डेंसिटी, सोइल डेंसिटी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो पार्टिकल डेंसिटी, एक बल्क डेंसिटी, एक पार्टिकल डेंसिटी और एक बल्क डेंसिटी। कण घनत्व, कण घनत्व, और क्या होता है, स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व, कण घनत्व, स्थूल घनत्व। पहली डेंसिटी देख लेते हैं, पार्टिकल डेंसिटी मतलब कण घनत्व, ठीक है। अब देखें कि पार्टिकल डेंसिटी है ना, पार्टिकल डेंसिटी है तो द वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी। समझ रहे हो, मृदा के एक इकाई ठोस भाग के आयतन को कण घनत्व कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखो, वेट ऑफ सोइल सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड, ठीक है। सामान्यतः पार्टिकल डेंसिटी है वो बल्क डेंसिटी के क्या होगी, बल्क डेंसिटी से अधिक होती है, ठीक है। सामान्य मृदा की बात करें, सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है, 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रेंज की बात कर लें, रेंज कितनी होती है, रेंज होती है 2.6 से 2.7, 2.6 से 2. नॉर्मल सॉइल की रेंज होती है ये इतनी, 2.6 से 2.7, 2.8 भी मिलेगी, आपको बताऊंगा कहां मिलेगी। नॉर्मल सॉइल की आपने जान ली। अब आपको पता है कि जो कार्बनिक मृदा है उसमें ऑर्गेनिक मैटर हल्का होता है, उसमें साथ में क्या है, उसमें जो पोर स्पेस है, उसमें जो रंध्र है ना वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो रंध्र क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल की कितनी होती है, 2.1 से 2.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑर्गेनिक मैटर की कितनी होती है, कार्बनिक मृदा किन्हें कहते हैं, कार्बनिक मृदा वे मृदा है जिनमें ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 20% से अबव, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की कितनी होती है बल्क डेंसिटी, क्योंकि इसमें पोर स्पेस ज्यादा होती है, क्या है इसमें पोर स्पेस ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या है जो बल्क डेंसिटी है वो क्या है, वो बल्क डेंसिटी क्या है, कम होगी। इसके अलावा पार्टिकल डेंसिटी पर भी ये इफेक्ट डालता है। और अगर ये होगी क्या है, इसका कितना होगा वजन है, हल्का होगा, इसलिए 1.12 से 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कितना है कार्बनिक मृदा, 2.1 से 2.4, ठीक है। सैंड, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सैंड का कितना है 2. आपने याद रखना 2.6, 2.6, 2.7, 2.8। अब मुझे ये बताओ, बालू मृदा हल्की होगी या क्ले मृदा हल्की होगी, आपको लगेगा सर बालू मृदा क्या होगी, भारी होगी, क्ले हल्की होगी। आपको ऐसा लगता है कि सैंड, मैं आपसे पूछूं बालू मृदा है वो हल्की होगी या क्ले मृदा हल्की होगी, तो आप कहोगे क्ले मृदा हल्की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्ले मृदा क्या है, इसमें क्या है, हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, हैवी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका क्या है, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए
सैंड की कितनी है 2.6 और सिल्ट की कितनी 2.7 एंड क्ले की कितनी है 2.8। अब देख लो रेतीली मृदा की कितनी है 2.6, सिल्ट की कितनी है 2.7 और ये कितनी है 2.83। आगे चलते हैं। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है यानी रोचक तथ्य, रोचक तथ्य कि अगर पार्टिकल डेंसिटी को कौन कौन से चीज प्रभावित करते हैं या पार्टिकल डेंसिटी में जो रोचक तथ्य क्या क्या है कि पार्टिकल डेंसिटी है ना ये ट्रू डेंसिटी या रियल डेंसिटी पाई जाती कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी को क्या कहते हैं सत्य सत्य घनत्व। अब मृदा की बात करें तो मृदा का रूप कैसा होता है ठोस होता है, तो इसमें सिर्फ ठोस ठोस का घनत्व लिया जाता है, इसमें सिर्फ ठोस ठोस का घनत्व लिया जाता है, इसलिए इसे ट्रू डेंसिटी कहते हैं। इसलिए इन्हें ट्रू डेंसिटी, रियल डेंसिटी, कंप्लीट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी या गेन डेंसिटी कहते हैं। टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर डू नॉट इफेक्ट पार्टिकल डेंसिटी। टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर है ये पार्टिकल डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करते, समझ रहे हो मेरी बात। आगे जाके मैं बताऊंगा बल्क डेंसिटी इफेक्ट होती है लेकिन पार्टिकल डेंसिटी इनसे प्रभावित नहीं होती, पार्टिकल डेंसिटी इनसे प्रभावित नहीं। ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर, ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर पार्टिकल डेंसिटी घटती है। बल्क डेंसिटी में भी यही है, ऑर्गेनिक मैटर हल्का है इसलिए तो होता है फ्लक्चुएट। अब हैवी मिनरल्स क्या होते हैं, हैवी मिनरल्स क्या होते हैं और मिनरल्स खनिज है ना, खनिज, भारी खनिज, भारी खनिज और हल्के खनिज। जिस जैसे किसी की डेंसिटी मान के चलो 2.1 है, अगर उसमें भारी खनिज मिल गया तो वो क्या है 2.6 से ज्यादा चली जाएगी। भारी खनिज कौन कौन से होते हैं, हॉर्नब्लेंड, हॉर्नब्लेंड, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये। और हल्के कौन से होते हैं, एस राख, प्यूमिस, ये सब हल्के खनिज है, ठीक है। अब ये भारी खनिज क्या है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या यूं कहे डेंसिटी कितनी 2.6 ग्राम से ज्यादा होती है, ज्यादा 2.85 से भी अबव चली जाती है, और हल्के की कितनी है 2.6 से कम, इसलिए इन्हें हल्के और भारी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि जो पार्टिकल डेंसिटी है उन्हें ज्ञात कैसे किया जाता है, पार्टिकल डेंसिटी को निकाला कैसे जाता है। इनके लिए आप सबने एक नाम सुना है पिकनोमीटर, पिकनोमीटर, आपने नाम सुना है पिकनोमीटर, किसका यूज किया जाता है, पिकनोमीटर का। और इसके अलावा आरडी बोतल है, रिलेटिव डेंसिटी बोतल कहते हैं इसे, आरडी बोतल। इस बोतल में क्या है, मिट्टी भर के और क्या है घनत्व निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको गिलास वाला उदाहरण दिया था सेम वही है। इसके अलावा पिकनोमीटर, ठीक है, ब्रास सील लगी होती है, पिकनोमीटर। नेक्स्ट बल्क डेंसिटी की बात कर लेते हैं। बल्क डेंसिटी में क्या है कि ओवन में सुखाई गई मृदा रंध्र अवकाशों सहित एक इकाई आयतन के भार को स्थूल घनत्व कहते हैं। अब मैंने ओवन की बात क्यों कही है, ओवन की इसलिए बात कही है क्योंकि रंध्र अवकाश, अगर कंप्लीटली आपको रंध्र अवकाश लेना है तो पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पानी को आपको पता है कि 25% में पानी रहता है, तो पानी को गर्म करके बाहर निकालते हैं। अब ओवन में ड्राई करते हैं तो कितने टाइम के लिए करते हैं, 105 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 24 घंटे के लिए। कभी क्वेश्चन आ ही जाए घूमता फिरता, क्यों घूमता फिरता लट लगी जाए, तो ये है 105 डिग्री 24 घंटे के लिए ड्राई करते हैं। और ड्राई करने का कारण क्या है, एक्सक्लूशन ऑफ वाटर, पानी को बाहर निकालना, तभी तो 50% आएंगे। अब देखो बल्क डेंसिटी में क्या होता है, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ ए
सेम सॉइल। अब इसमें सॉलिड की बात नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठोस प्लस रंध्र, इन्हें बल्क डेंसिटी में रंध्रों को शामिल किया जाता है, स्थूल में रंध्रों को शामिल किया जाता है। बल्क डेंसिटी निकालना हो तो आपको बताया था आदि है, पार्टिकल डेंसिटी को 1/2 कर दो या 0.5 से गुणा कर दो, बल्क डेंसिटी आ जाएगी। इन्हें कहते हैं हिंदी में स्थूल घनत्व है। क्या कहते हैं? स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व। अब बल्क डेंसिटी की बात कर लेते हैं। सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? क्योंकि इसमें रंध्र होता है इसलिए आती होती है। तो नॉर्मल सॉइल की कितनी है? 2.33, 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रेतीली की कितनी है? 1.6। रेतीली दोमट की कितनी है? रेतीली की कितनी? 1.6। रेतीली दोमट की कितनी? 1.5। दोमट मृदा की कितनी? 1.4। सिल्टी दोमट मृदा की कितनी? 1.3। क्ले दोमट मृदा की 1.2 और क्ले की कितनी? 1.1। क्ले की 1.1। याद रखना, ऑर्गेनिक मैटर ये पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर की कितनी है? 0.5, 0.5। सब सोइल में क्या प्रॉब्लम? सब देखो नीचे लिखा है, अवमृदा सब सोइल में 2 ग्राम पर क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया भाई? क्यों दिया गया है? आप मुझे बताओ, ज्यादा क्यों है? ज्यादा इसलिए है कि जब गहराई पर जाते हैं तो रंध्रावकाश बढ़ेंगे या घटेंगे? रंध्रावकाश बढ़ेंगे या घटेंगे? गहराई बढ़ती है तो रंध्रावकाश घटते हैं, रंध्र घटते हैं तो क्या होगा? बल्क डेंसिटी बढ़ती है। अब यहां बल्क डेंसिटी बढ़ती है, समझ रहे हो? रंध्र क्या है? रंध्र बढ़ते हैं तो बल्क डेंसिटी घटती है, इनवर्स इफेक्ट करती है। समझ रहे हो मेरी बात? रंध्र बढ़ते हैं तो बल्क डेंसिटी घटती है। अब कि फैक्ट्स क्या हैं? इसके फैक्ट्स क्या हैं कि मृदा की जो भौतिक दशा है ना, कम स्थूल घनत्व वाला जो भौतिक दशा है वो अच्छी मानी जाती है। जिसकी बल्क डेंसिटी कम हो वह मृदा भौतिक रूप से अच्छी मानी जाती है। कारण क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो? बता दो। रंध्रावकाश ज्यादा होते हैं, रंध्र ज्यादा होंगे तो बल्क डेंसिटी क्या है? कम होगी। मृदा में 50% रंध्र होने के कारण ये कण घनत्व से आधी होती है, कण घनत्व से आधी होती है। रेंज कितनी होती है? रेंज कितनी होती है? पोर्स की रेंज, पोरोसिटी की रेंज कितनी है? 30 से 60%, 30 से 60% परसेंटेज में वैल्यू लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ डालने से क्या होगा? रंध्र बढ़ेंगे इसलिए स्थूल घनत्व घटता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ डालेंगे 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है कार्बनिक पदार्थ की बल्क डेंसिटी। अब वो मिलाएंगे तो क्या होगा? सामान्य मृदा में क्या है? स्थूल घनत्व घटेगा। कर्षण क्रियाओं में स्थूल घनत्व घटता है। टिलेज में क्या है? टिलेज से क्या है? बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व क्या है? घटता है। अब रोचक तथ्य ये है कि प्राइमरी टिलेज यानी क्या है? प्रथम कर्षण क्रिया प्राइमरी टिलेज में घटता है क्योंकि रंध्र, अब प्लाऊ मारोगे तो रंध्र तो बढ़ेंगे ना, प्लाऊ मारोगे तो रंध्र बढ़ेंगे, इसलिए बल्क डेंसिटी घटती है। सेकेंडरी में क्या होता है? द्वितीयक कर्षण क्रिया में क्या होता है? इसका उल्टा,
बल्क डेंसिटी बढ़ती है, बल्क डेंसिटी बढ़ती। अब इसमें रंध्र क्या है, खत्म होने लगेंगे, क्योंकि क्या है इसमें कल्टीवेशन के टाइम, समझ रहे हो, सेकेंडरी टिलेज में। प्राइमरी टिलेज में तो क्या बल्क डेंसिटी घटती इसलिए क्योंकि रंध्र बढ़ते हैं, और सेकेंडरी टिलेज में रंध्र क्या है, खत्म होने लग जाते हैं, इसलिए बल्क डेंसिटी वापस बढ़ना शुरू हो जाती है। क्लियर है? अब देखें कि फसली भूमि में बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है। फसली भूमि में बल्क, एक तो भारी मशीनरी चलती है, उसके कारण क्या है, सोइल कॉम्पैक्ट होने लगती है। एक इसके अलावा क्या है, बार बार कर्षण क्रियाएं करते हैं ना, तो उससे रंध्र अवकाश क्या है, प्रभावित होते हैं। इसलिए क्या है, फसली भूमि में बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो फेलो लैंड होती है, जो खाली पड़ी मृदा होती है, उसमें बल्क डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी कम होती है। अब बल्क डेंसिटी ज्ञात करने के लिए यंत्र, वही यंत्र है, लेकिन इसमें क्या है, कोर ट्यूब मेथड है। गांठ बांध लेना, यही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कोर ट्यूब मेथड है, आपने नहीं पढ़ा लेकिन ये पढ़ना है। कोर ट्यूब मेथड वही है। ये गिलास दिया गया है, इसे एक, ये देखो कड़ा सा है ना, ये कड़ा, इस कड़े को बल्क डेंसिटी ज्ञात करने के लिए क्या करता है, ये कड़े साफ करके जमीन में सतह पर रख देते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं ना, जिससे ये कड़ा क्या है, जमीन में धस जाता है, और पूरा धसने के बाद में इस कड़े को निकाल लेते हैं। अब बताओ, कड़े में मिट्टी होगी, अब उसको दोनों साइड से एक्चुअली समान भाग से काट लेते हैं, और कड़े में जितनी मिट्टी है उसको बाहर निकाल के तोल लेते हैं। और तोलने के बाद में कड़े का आयतन वैज्ञानिकों को पता ही होता है, इसलिए उस आयतन से भाग दे देते हैं और घनत्व निकल जाता है। इसके अलावा क्लोड कोटिंग मेथड है, एक गामा डेंसिटी मेथड है। ठीक है, कोर ट्यूब वाली, या कोर सैंपलर कह सकते हैं इसे, कोर सैंपलर, या क्योंकि सैंपल लेते हैं कोर से, कोर सैंपलर। अब देखो पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या है, रंध्रावकाश, रंध्रावकाश या पोरोसिटी क्या है, रंध्रावकाश या पोरोसिटी क्या है, मृदा आयतन का वह भाग जिसमें क्या है, जल तथा वायु उपस्थित रहती है, मृदा आयतन का वह भाग जहां जल और वायु रहती है। कितना, 50% है ना। इसे क्या कहते हैं, रंध्रावकाश, पोरोसिटी। पोरोसिटी की रेंज है ना, रेंज कितनी है, 30 से 60% तक। कितनी है, 30 से 60% तक इसकी रेंज होती है। क्ले में ज्यादा होते हैं रंध्र, सैंड में, बालू में कम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की जो पोरोसिटी है ना, पोरोसिटी को क्या है, पहले एक बार पीपीटी में आपको डेफिनेशन बता देता हूं। कहते हैं पोर स्पेस ऑफ सोइल डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ सोइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा में 50% पोर पाए जाते हैं। ठीक है, और रेंज कितनी होती है, 30 से 60, 25% भाग में वायु, 25% भाग में जल। अब देखें कि इसकी जो रंध्रावकाश निकालने के लिए, पोरोसिटी निकालने के लिए, रंध्रावकाश पोरोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस बी डी अपॉन पी डी। देखो याद नहीं रहे तो ये याद कर लेना, बी जो वर्णमाला होती है इंग्लिश वाली, उसमें बी पहले आता है, इसलिए बी ऊपर आएगा, पहले आएगा, पी बाद में आता है, इसलिए पी बाद में आएगा। अब क्या है, इससे पोरोसिटी निकालते हैं। देखो इससे पहले एक चीज याद रखना कि ठोस प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालें, ठोस प्रतिशत निकालें। ठोस प्रतिशत के लिए एक फार्मूला है, बी डी अपॉन पी डी, यानी क्या, स्थूल घनत्व भाग क्या है, कण घनत्व इंटू 100, बी डी अपॉन पी डी इंटू 100। मान के चलो आपके पास कितनी है, 1.33 ग्राम
बल्क डेंसिटी है, और है पार्टिकल डेंसिटी कितनी है 1.66 ग्राम। ठीक है, अब पोरोसिटी ठोस घनत्व निकालो, ठोस परसेंट निकालो, कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, 50%। बस निकल गया। अब ठोस प्रतिशत निकाल लिया, तो अब क्या है, हमें ठोस प्रतिशत निकालने के बाद में हमें क्या है कि रंध्रावकाश ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। देखो आयतन है ना, आयतन, आयतन में क्या होता है, ठोस प्लस रंध्र। जब हमने ठोस निकाल लिया तो टोटल आयतन 100% होता है, हमने ठोस निकाल लिया तो अब क्या रंध्र कितने होंगे 50%। ये फार्मूला है। अब फार्मूला लगा के हम देखेंगे, ये फार्मूला है रंध्रावकाश पोरोसिटी निकालने के लिए। पोर्स दो प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों कि रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, रंध्र पढ़ा है क्या आपने कभी, आप पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, घूमता लट लग ही जाएगा कभी। रंध्र इंपॉर्टेंट है ये। एक तो दो प्रकार के रंध्र होते हैं, एक तो होते हैं वृहद रंध्र जिन्हें कहते हैं मैक्रोपोर्स। पोर्स तो समझते हो, इतनी तो इंग्लिश आती है सर। वृहद रंध्र और है क्या है सूक्ष्म रंध्र, या यूं कहें माइक्रोपोर। ठीक है, दो प्रकार के रंध्र होते हैं। देखो रंध्र कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं। सोइल एग्रीगेट्स, आपने नाम पढ़ा है ना, एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स। कभी की मृदा होती है ना, मृदा, मृदा में प्राइमरी फ्रैक्शन कौन कौन सा होता है, सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले का अनुपात होता है। अब क्या है, जो प्रत्येक कण है ना, और ह्यूमस भी अलग से, ह्यूमस क्या है अलग से, कार्बनिक पदार्थ अलग से, ये सब मिलकर क्या है छोटा छोटा एक क्या बनाता है, डेला बनाता है, छोटे छोटे डेले बनाते हैं जिन्हें एग्रीगेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीगेट्स। अब ऐसे मान के चलो, एक एग्रीगेट्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन एग्रीगेट्स के मध्य जो रंध्र होंगे ना वो होंगे माइक्रो। इन एग्रीगेट्स के मध्य जो रंध्र होंगे वो होंगे माइक्रो, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। और इन दो एग्रीगेट्स के बीच में जो रंध्र होंगे ना उन्हें कहते हैं मैक्रो, वृहद, या यूं कहें बड़े बड़े। अब देखो कि हमने कई बार क्या है, हम पानी से फ्लडेड कर देते हैं, पूर्ण रूप से पानी भर देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ ये सारा का सारा फ्लडिंग सिचुएशन आ जाएगी, सब रंध्रों में पानी भर जाएगा। अब क्या होगा कि धीरे धीरे लीचिंग होगा, 2-3 दिन के बाद में लीचिंग होने के बाद में यहाँ जो बड़े वाले भाग है ना, यहाँ क्या है वायु और जल आसानी से आ जा सकते हैं, यानी वायु आ जाएगी। यहाँ कौन से ये क्या, जो ये एग्रीगेट्स के मध्य जो रंध्र होते हैं ना, इनमें ही जल टिकता है, इनमें ही जल टिकता है। अब बारी बारी से पढ़ते हैं। वृहद रंध्र जिनका आकार, जिनका व्यास कितना हो 0.06 mm से बड़े। ठीक है, ये दो एग्रीगेट्स के मध्य रहते हैं। जल प्लस वायु आसानी से आ जा सकती है। समझ गए मेरी बात, जल तथा वायु आसानी से गुजर जाती है क्योंकि बड़े होते हैं। अब ये क्या है, जिनका व्यास 0.06 mm से छोटा होता है, छोटा होता है, इनमें सिर्फ पानी रुकता है, इसलिए इन्हें केशिकीय रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिकीय रंध्र, यानी कैपिलरी पोर। अब समझ में आ गया, कैपिलरी पोर कहते हैं, कैपिलरी पोर कहते हैं। ठीक है, जिनका व्यास 0.6 mm से बड़ा, 0.06 mm से छोटा, इनमें पानी टिकता है, उनमें जल और वायु आ जा सकती है लेकिन टिकता कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो कि जो ये वृहद रंध्र होते हैं ना, ये बालू में ज्यादा होते हैं। किसमें,
बालू मृदा में ज्यादा, आपको सबको पता है कि बड़े आकार के रंध्र किस में ज्यादा होता है, बालू में। सूक्ष्म रंध्र किस में ज्यादा होते हैं, क्ले में। ठीक है, अब दो प्रकार के रंध्र होते हैं, मैक्रो और माइक्रो वृहद रंध्र, सूक्ष्म रंध्र, कैपिलरी या केशिकीय रंध्र। ठीक है, मैक्रोपोर वृहद रंध्रों का साइज क्या होगा, अधिक होगा। इन रंध्रों में जल और वायु आसानी से आ जा सकती है। सैंड एंड सैंडी सोइल्स हैव लार्ज नंबर्स ऑफ मैक्रोपोर्स। सैंडी सोइल्स में ज्यादा नंबर मैक्रोपोर के ज्यादा रंध्र होते हैं। और माइक्रोपोर क्या है, कैपिलरी सूक्ष्म या केशिकीय रंध्र। इन रंध्रों का व्यास आपको पता चल ही गया। आसानी से वायु, आसानी से जलवायु आसानी से आना नहीं जा सकती, और इनमें पानी टिकता है, इसलिए केशिकीय रंध्र कहते हैं। ये क्ले में ज्यादा पाए जाते हैं, क्ले में ज्यादा पाए। रंध्रों का इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखो रंध्रावकाश की रेंज क्या है, 0.6। रंध्रावकाशों की जो रेंज है 30 से 60 यानी 30 से 60% तक है। बालू में कितनी है, 35 से 50% है। एवरेज 40%, ये एवरेज है 40%। क्ले में सबसे ज्यादा 58% या 40 से 60, लोमी में 30 से 50 47%, और सिल्ट लोम में 50%। कार्बनिक पदार्थ डालने से रंध्रता बढ़ती है ना, कार्बनिक पदार्थ डालने से रंध्रता बढ़ती है। और क्रम्बी, अब देखो आगे करवाता हूं कि जो रंध्र अवकाश है उसको इफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती है। पहली, सोइल की स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना। संरचना आपको पता है, मृदा संरचना पढ़ोगे ना तो आपको सबको पता चल जाएगी कि कौन सी मृदा संरचना कृषि के लिए महत्वपूर्ण बेस्ट सोइल है। कौन सी मृदा संरचना, संरचना मतलब ये है कि आपने पढ़ा है प्रिज्मेटिक, कॉलम, स्तंभाकार, इसके अलावा और क्रम्बी, ठीक है, ग्रेनुलर, ये सब प्लेटी, ये सब क्या है, मृदा संरचना। ग्रेनुलर में कम और क्रम्बी में ज्यादा, इनके मुकाबले वैसे ज्यादा होते हैं लेकिन क्रम्बी में ज्यादा पोर स्पेस पाई जाती है। ठीक है, इसलिए संरचना का बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और संरचना क्या है, मृदा संरचना क्या है, कर्षण क्रियाओं से आपको पता है आसानी से इफेक्ट होती है, कर्षण क्रियाओं, टिलेज ऑपरेशन। टेक्सचर कभी नहीं बदलता, कांट बी चेंज। सैंड में क्या है, कम होते हैं, क्ले में ज्यादा रंध्र होते हैं, टेक्सचर का इफेक्ट पड़ता है। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, एग्रीगेट्स, इसके अलावा स्ट्रक्चर, इनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सामान्य मृदा में खाद डालेंगे या ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो उसकी जो रंध्रता है, पोली होगी तो रंध्र अवकाश बढ़ेंगे। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, केंचुए, चूहे बिल खोद के और क्या करते हैं, रंध्रता को बढ़ाते हैं। गहराई पे जाने पर रंध्र क्या है, रंध्र घटते हैं, रंध्र घटते हैं। अब एक क्वेश्चन करा देता हूं कि आपके पास क्या है कि आपके पास यूं मानो भी आपको क्या करना है कि डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। आपको क्या है, डेंसिटी निकालनी है। किसकी डेंसिटी निकालनी है, आपको डेंसिटी निकालनी है भी, ऐसे मानो आपके पास 200 ग्राम सॉइल है, 1200 ग्राम सॉइल है, और उनका आयतन कितना है, उसका आयतन है 300 या यूं माने कि 600 ग्राम। 1200 ग्राम क्या है, सोइल क्या है, 1200 ग्राम है सोइल है, और आयतन कितना है, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब डेंसिटी निकालें, डेंसिटी क्या कैसे निकलेगी, 1200 दोनों एक सी होते हैं, सोइल स्थूल घनत्व कण घनत्व है, 600 से भाग दे दें, कितना आएगा, 2.0 ग्राम पर सीसी। ठीक है, क्लियर है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि लगभग सब टॉपिक हो गए हैं, कोई भी बचा नहीं है, तो थैंक यू सो मच। अब इसी प्रकार सपोर्ट करते रहे, थैंक यू।